अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर है सबको? वॉइस क्लियर है तो हम स्टार्ट करते हैं। आज रेस्पिरेटरी हमने स्टार्ट करना था। पेज नंबर 227 है। आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। अच्छा, बाकी कल का हमारा ऑफ था, कैसा गुजरा सारा आपका? रिवाइज किया आप लोगों ने कुछ? आज क्लिनिकल का शुरू हुए हैं ना, पार्ट 2 के। एफसीपीएस पार्ट 2 के टॉक्स का रिजल्ट था। टॉक्स तकरीबन बहुत सारे लोगों का पास हुआ है माशाल्लाह। रिटर्न की तैयारी अच्छी होती है ना तो टॉक्स आराम से निकल जाता है। मेरी वॉइस आ रही है ना सबको? चैट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं स्टार्ट करूँ आज का। बॉक्स में सर चीजें यही है, डिफरेंट है बॉक्स वगैरह। आवाज आ रही है? ठीक है। अच्छा, 227 पेज नंबर है हमारा। और फर्स्ट एमसीक्यू है, आफ्टर हाउ मच टाइम फॉलो अप चेस्ट एक्सरे शुड बी डन फॉर टू चेक फॉर रेजोल्यूशन ऑफ कंसोलिडेशन इन नमोनिया। इसने भी अलमगरिबी ने भी इसको 6 वीक्स का लिखा हुआ है। नमोनिया की डेफिनेशन क्या होती है? नमोनिया की डेफिनेशन कोई बताएगा क्या होती है? हाँ जी, नमोनिया की डेफिनेशन। दो चीजें नमूनिया में मिल जाना, पार्ट 2 के क्लिनिकल एग्जाम में तो पूछते हैं। एक आपके पास जो है इन्फ्लेमेटरी इन्फ्लेमेशन, पैरेन्काइमल इन्फ्लेमेशन दैट इज कंफर्म बाय चेस्ट एक्सरे रेडियोलॉजी। नमूनिया की डेफिनेशन ये लिखी हुई होती है। तो मतलब इतना जरूरी है कि आपको रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग का मिलना। और रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग का फॉलोअप भी 6 वीक्स पे कराते हैं, ठीक है, 1.5 माह बाद। सेकेंड एमसीक्यू हमारे पास है, which one of the following biomarkers can be used to differentiate between bacterial and non-bacterial pneumonia? प्रोकैल्सिटोनिन का लेवल होता है जो कि आपको डिफरेंशिएट करता है वेदर इट इज वायरल या फिर आपके पास बैक्टीरियल है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, थर्ड एमसीक्यू है, व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ट्रू स्पूटम सैंपल काउंट रिजल्ट एंड व्हाट शुड बी एडिक्वेट विच शुड बी एडिक्वेट फॉर कल्चर। अब आपके पास ये जो डिफरेंट लेवल्स के लिए मैं इसमें आपने रट्टा लगाना होता है, ठीक है। आपके पास न्यूट्रोफिल्स जितने ज्यादा आ जाएंगे, आपके पास जो है ना उतना सैंपल जो है वो आपके पास अच्छा होगा। उसको एमएसएल जितने कम होंगे उतना सैंपल अच्छा होगा। अब गुड में क्या होगा, न्यूट्रोफिल्स 25 से ऊपर, स्क्वामस सेल कहीं 0 to 10 के बीच में होगा। फेयर में क्या होगा, 11 to 19 के बीच में स्क्वामस सेल आ जाएंगे। न्यूट्रोफिल्स स्टिल आपके पास अच्छे हैं। लेकिन स्क्वामस सेल्स जब 19 से ऊपर चले जाएंगे, न्यूट्रोफिल्स 10 से ऊपर होंगे, तो ये इनएडिक्वेट, पुअर और इनएडिक्वेट सैंपल शुड नॉट बी कल्चर्ड। ये बात आपने याद रखनी होती है। फोर्थ एमसीक्यू है, आफ्टर 1 week of liver transplantation patient develop pneumonia, which of the following organisms should will be responsible? अब देखो यहाँ पे आया लीवर ट्रांसप्लांटेशन के बाद। लीवर ट्रांसप्लांटेशन के बाद आपके जहन में, सबके जहन में साइटोमेगालोवायरस गया होगा, पीसीपी गया होगा, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन है, क्लैप्सियला। आपने याद रखना है अगर लेस देन 1 month है तो क्लैप्सियला, ठीक है। 1 to 6 months में आपके पास साइटोमेगालोवायरस और पीसीपी हो सकता है, ठीक है। लेटर पीरियड में आपके पास जो नॉर्मल कम्युनिटी एक्वायर्ड होते हैं वही वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे। इसको ऐसे रट्टा लगाना है। फिफ्थ एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैड प्रोग्नोस्टिक इफेक्टिव फॉर लंग एब्सेस। अब आपके पास ये बाकी सारे फीचर्स आ जाना जिसमें हमारे पास एज का ज्यादा हो जाना, सेप्सिस एट प्रेजेंटेशन, ये सारे पुअर प्रोग्नोस्टिक में है। एनारोबिक बैक्टीरिया पुअर प्रोग्नोस्टिक में नहीं आते, ठीक है। अब इसमें एक्सरसाइज मोर देन 6 सेंटीमीटर, या फिर आपके पास जो है ना, या मल्टीपल एब्सेसिस का बन जाना जिसमें आपके पास लेस देन 2 सेंटीमीटर हो, नेक्रोटाइजिंग नमूनिया। मेरा एक इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने मुझसे नेक्रोटाइजिंग नमूनिया का ट्रीटमेंट पूछा था। क्या होता है नेक्रोटाइजिंग नमूनिया का ट्रीटमेंट? हाँ जी, कौन बताएगा? आज सारे खामोश खामोश हैं। पेनिसिलिन होगा। नहीं, डिकॉर्टिकेशन की तरफ, नेक्रोटाइज हो गया ना वॉल, अब उसको डिकॉर्टिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके। इनएडिक्वेट का आयशा लिखा हुआ है, स्क्वामस सेल्स का 19 से ऊपर चले जाना और आपके पास 10 से, न्यूट्रोफिल्स 10 से कम हो जाना, ये इनएडिक्वेट सैंपल है। सिक्स्थ एमसीक्यू हमारे पास है, एन 18 years old boy presented with dry cough, malaise, low-grade fever, earache and headache for 5 days. On examination, there are scattered freckles on auscultation. Chest X-ray showed patchy infiltrate. Labs were done which showed HP 7.8, WBC 4,000, platelets 1,20,000, red X count 9%. अब उसका एलडीएच जो है ना वो 1298, एएसटी एलटी रेस, स्किन रैश, टारगेट लेयंस। कौन सा इन्फेक्शन होगा ये हमारे पास इस टाइम? टिपिकल हिस्ट्री दी हुई है। और जो लेयंस है स्किन पे वो कौन सी है?
माइक्रोप्लाज्मा। वेरी गुड, माइकोप्लाज्मा का हो गया। माइकोप्लाज्मा में आपके पास स्किन लेजेंस कौन सी बनती हैं? एरिथेमा मल्टीफॉर्म। वेरी गुड। एरिथेमा मल्टीफॉर्म ये होता है कि बुलबुला सा अंदर जो है खाली खाली, और वो बुलबुला सा लेजेंस होती हैं। समटाइम्स पार्ट 2 MRCP2 में तो इसकी पिक्चर्स आती हैं। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट आपके पास एजिथ्रोमाइसिन होता है, मैक्रोलाइड। 7th MCQ है, 61 years old male undergoes pre-operative evaluation before CABG and aortic valve replacement surgery. He has been hospitalized in the cardiac ICU for 4 days after collapsing and experiencing cardiogenic shock. He was intubated and being treated for both paralytic and sedating medications. अब इसमें which of the following is the most appropriate to prevent ventilator acquired pneumonia in this patient? अच्छा, एक तो ये बात याद रखनी है, वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनियाज ना इनका फेवरेट टॉपिक है CPSP का। हमें 2-3 MCQs आए थे हमारी बारी में। अब मुझे एग्जैक्टली रिकॉल नहीं हो रहा कि क्या थे वो, लेकिन आए थे। इसमें आपने क्या रखना होता है कि मेंटेन हेड ऑफ बेड अबव 30, ये आपने इसमें रखनी होती है। मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोटोकॉल्स इंक्लूडिंग एलिवेशन ऑफ द हेड अबव 30। यहाँ पे जब आप आईसीयू में भी कर रहे होते होंगे, वहां पे आपने देखा होगा वो प्रॉप अप करा रहे होते हैं मरीजों को, और ऑरल इनटेक, और इन चीजों का आपने ध्यान रखना होता है, और रिमूवल ऑफ सबक्लॉटिक सिक्रेशन। 8th MCQ हमारे पास है, a 35 years old diabetic admitted with high grade fever with productive cough and she was managed with moxifloxacin for community acquired pneumonia. After 5 days of the initial therapy, patient developed shortness of breath for which chest X-ray was done, which showed pleural effusion. Diagnostic tap was done, which shows neutrophilic predominance, exudative pleural effusion. pH 7.1। जब भी आपके पास एम्पाइमा आ जाए, एम्पाइमा में pH होती है 7.2 से कम, ठीक है, याद रखना है एम्पाइमा का ट्रीटमेंट सीधा सीधा चेस्ट ट्यूब डालनी है, ठीक है। यहाँ पे अब पीएच बता दिया 7.1, दैट इज एम्पाइमा। एम्पाइमा में 7.2 से कम होगी। अच्छा, अब हमें जो है ना MCQ ये भी आए थे, अब आप पास पेपर्स करोगे ना, आपको मिलेंगे अनकॉम्प्लिकेटेड पैरानिमोनिक, ये हमसे पहले वाली एक डाइट में आया था, अनकॉम्प्लिकेटेड पैरानिमोनिक एफिलियन का। तो अब इसमें जो आगे लिखा हुआ है ना डिटेल में, ये इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो है ना अनकॉम्प्लिकेटेड कौन सा होगा, जिसमें आपके पास ग्राम स्टेन कल्चर नेगेटिव, ग्लूकोज के लेवल्स मोर देन 60, पीएच अबव 6.2, सॉरी 7.2, और LDH लेस देन 1000 हो। सिंपल, ये अनकॉम्प्लिकेटेड है। अनकॉम्प्लिकेटेड में इसमें कोई एक पैरामीटर दिया हुआ था ऑप्शंस में, तो कॉम्प्लिकेटेड में इससे ऑपोजिट हो जाएगा, आपके पास ग्लूकोज लो हो जाएगी, LDH बढ़ जाएगा, पीएच 7.2 से कम हो जाएगी, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड और अनकॉम्प्लिकेटेड का ट्रीटमेंट क्या क्या डिफरेंस है? अनकॉम्प्लिकेटेड में आप सिंपल ऑब्जर्वेशन और एंटीबायोटिक्स दे दोगे, कॉम्प्लिकेटेड में पीएच कम हो जाती है, एम्पाइमा बन जाता है, तो आपने क्या करना होता है? चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज। तो ये MCQ आया हुआ है इसका। 9th MCQ, 55 years old patient is diagnosed as having empyema thoracis. Chest tube inserted which shows thick pus not flowing freely. अब आपके पास पस फ्रीली फ्लो नहीं कर रही, द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप। अब आपको पता चल गया कि अब फ्रीली फ्लोटिंग नहीं है, तो इसमें आपके पास अब आपने क्या करना होगा, इसके स्टेप्स हैं आपके पास। क्या करना होगा? सबसे पहले अगर आपके पास फ्री फ्लो मिल जाता है तो चेस्ट ट्यूब डालनी है, ठीक है। अगर फ्री फ्लो मिलता है तो चेस्ट ट्यूब, अगर फ्री फ्लो नहीं मिल रहा तो फिर क्या करना है? फिर इसमें फिर आपको मैडम वेट की तरफ जाना है, ठीक है, वेट की तरफ जाना है, वीडियो असिस्टेड थोरेकोस्कोपी। यहाँ पे हमारे पास नहीं है ऑप्शन, ठीक है। तो फिर अब आपने डिकॉर्टिकेशन, ठीक है, डिकॉर्टिकेशन आपने तब करनी है जब आपके पास परसिस्टेंट प्लूरल पील इज फॉर्म एंड लीडिंग टू सिग्निफिकेंट पल्मोनरी रिस्ट्रिक्शन, और वैट इज डिलेड हो गई है फॉर मोर देन 2 वीक्स। तो 2 वीक्स के अंदर अंदर कर दो तो वैट कर दो, अगर डिले हो गई है तो फिर आपने जो है ना इसकी तरफ जाना होगा, डिकॉर्टिकेशन की तरफ। 10th MCQ हमारे पास है, 52 years old male with poorly controlled diabetes mellitus with a low grade fever with productive cough and dull chest pain for 3 months. 1 week back, patient developed swelling on the right side of the chest wall, which is fluctuating with foul smelling discharge. X-ray chest showed right-sided pleural effusion. अब what is your diagnosis? अब देखो वो आगे तक जा रही है, तो सिंपल एम्पाइमा थोरेसिस और नेसेसिटेंस के MCQs आ जाते हैं, आउट ऑफ द थोरेक्स एंड इनटू नेबरिंग चेस्ट वॉल। 11th MCQ हमारे पास है, और 46 years old man is presented with high grade fever, chest pain, dyspnea, chest X-ray was done which shows consolidation with air bronchograms. शायद मैंने आपको ही पढ़ाया था कि एयर ब्रोंकोग्राम्स आपके पास क्या होता है, कंसोलिडेशन शायद क्लिनिकल वालों को पढ़ाया था,
आपके पास कंसोलिडेशन पैच के अंदर जो है ना पेटेंट ब्रोंकस का मिल जाना। तो पेटेंट ब्रोंकस में वो एयर एक फंसी एक एयर ट्रैप होगी, तो जिसकी वजह से आपके पास जो व्हाइटिश पैच है उसमें एक ब्लैक लाइन नजर आई थी, तो ये एयर ब्रोंकोग्राम होता है। ये कंसोलिडेशन पैच का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकता है, नमूनिया में मिल सकता है। और थिन वॉल्ड उसकी जो है ना कैविटीज बन रही है इन द राइट अपर लूप। अब इसमें वो पूछे कौन सी कॉज जो है ना वो कैविटेटरी नमूनिया नहीं कराता। आपको पता है माइकोप्लाज्मा नहीं कराता। पास अलमगरिबी ने कैविटेटरी लंग लीजेंसी कॉजेज में स्क्वामस सेल को लिखा हुआ है, स्टेफ ऑरियस को लिखा हुआ है, क्लैप्सियला को लिखा हुआ है, हिस्टोप्लाज्मोसिस को लिखा हुआ है। तो उसमें जो ये ना वाइवा में भी पूछते हैं कि कैविटेटरी लंग लीजेंस की कॉज बता दो जल्दी से स्पीड में, इस तरह। तो आपको बाकी कॉजेज भी पता होनी चाहिए। 12 MCQ हमारे पास है। A 75 years old patient is admitted with community acquired pneumonia. X-ray एग्जामिनेशन पे उसका ill looking gentleman with a BP 95 over 50। अब आपको पता चल रहा है इसका कैब, अब आप कर्व स्कोर आप खुद निकालते जाओ। बीपी आपके पास 90-60 से कम हो जाना, देखो 60 से कम वाला एक एलिमेंट मिल गया है, तो ये हमारे पास एक नंबर इसका आ गया। हार्ट रेट 115, टेम्परेचर 102 और रेस्पिरेटरी रेट 32। रेस्पिरेटरी रेट कितना हो जाना है? 30 या 24 से ज्यादा था कुछ, वो आप कंफर्म कर लीजिएगा। एक नंबर इसका हो गया, दो नंबर हो गए। पेशेंट इज वेल ओरिएंटेड इन टाइम प्लेस एंड पर्सन। कंफ्यूजन का एक नंबर होता है जो कि इसमें नहीं है, इसमें हमने दिया पेशेंट को। लेकिन इसमें आपके पास AMT स्कोर कितना होना चाहिए कंफ्यूजन में? 8 से कम होना चाहिए, 8/10 से कम। अच्छा, अभी हमारे पास कितने मार्क्स चल रहे हैं? एक एज का चल रहा है, एक ब्लड प्रेशर का चल रहा है, एक रेस्पिरेटरी रेट, 3 नंबर हो गए। अब यूरिया 7 से ऊपर चला गया, 4 नंबर। जब आपके पास 4 to 5 होता है तो ICU मैनेजमेंट आ जाती है पेशेंट की। ठीक है, अगर आपके पास सिंपल 1 होता है तो आप उसे आउटडोर बेसिस पे ट्रीट कर देते हो। अगर आपके पास 2-3 हो जाता है इन पेशेंट, 3 से ऊपर पे आप ICU में लेके जाते हो मरीज को। 13 MCQ हमारे पास है। आप पेशेंट विद कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया डेवलप्स हर्पिस लेबियलिस। मैंने आपको पहले भी बताया था हेपेटिक लेजेंस के साथ कौन सा होता है? नीमोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी। ठीक है, शायद मैंने आपको एक एग्जांपल भी दी थी। हमारे वार्ड में एक पेशेंट आई थी, इन लोग PGR से एडमिट की थी विद जो है ना उसको हेपेटिक इंसेफ्लोपैथी की लाइन पे। जब चेक किया तो उसका GCS 15/15 था जब राउंड हो रहा था हमारा। तो जब उसको हेपेटिक लेजेंस, मैंने उसके जब लिप्स के राउंड देखी ना तो फिर मुझे हुआ कि ये जो है ना हेपेटिक लेजेंस इसकी बनी हुई है, इसको कोई और ही मसला होगा अंदर। तो फिर जब उससे प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पूछी तो उसने बताया मुझे कफ है। फिर जब उसको ऑस्कल्टेट किया तो टिपिकल उसका जो है ना अ, अ, उसके कोर्स क्रैपिटेशंस आ रहे थे। हमेशा रिजॉल्विंग नमूनिया में क्रैपिटेशंस आते हैं। वो कह रही थी फीवर मेरा सेटल्ड हो चुका है, तो फिर उसको उसका स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी की एंटीबायोटिक कवर दिया। 14 MCQ हमारे पास है। 25 years old female presented with cough and rusty sputum। रस्टी स्पूटम आपको पता है किसमें होता है? स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी में ही होता है। सुडोमोनास का स्पूटम कैसा होता है? ग्रीनिश। greenish, वेरी गुड, हाँ जी ग्रीनिश होता है। 15 MCQ है कि 21 years old known case of epilepsy presented with a 3-week history of cough with greenish sputum with swinging pyrexia, chest X-ray done which shows a round shaped opacity with air fluid level in the right middle zone। अब ये उसका एयर फ्लूइड लेवल नजर आ रहा है, बट शुड बी द इनिशियल ट्रीटमेंट। अब यहाँ पे एयर फ्लूइड लेवल नजर आ रहा है तो टिपिकल लंग एब्सेस की हिस्ट्री है ये। ठीक है, तो क्लेंडामाइसिन आपने देनी होगी। वो इसलिए एडमिट कर दिया था PGR से, आपको पता है जब कोई हिस्ट्री सैचुरेशन नहीं मेंटेन कर रही होगी तो उन्होंने सारा इसी लाइन पे रख दिया था कि एस्पिरेट कर लिया मरीज ने, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी है, हालांकि उसको था नहीं। हाँ, हो सकता है उस टाइम पे हुआ हो जिस टाइम उन्होंने ER में देखा हो, फ्लैप्स आ रहे हो। सुडोमोनास की ओपीडी बेस एंटीबायोटिक कौन सी अच्छी सिलेक्शन? सूडोमोनास का कवर हम तो ओपीडीएम, हम इनको जो है ना जो भी किसी भी किस्म का नमूनिया आता है ना, हम ऑगमेंटन प्लस क्लैरिसिड का कॉम्बिनेशन देते हैं, या फिर हम देते हैं सेफ्ट्रेक्सोन IV अगर ज्यादा उसकी इंडिकेशन बन रही है। साथ में हम इसको लीवोफ्लॉक्सासिन फ्लोरोकिनोलोन कवर देके। आगे इसके MCQ सूडोमोनास के आने हैं अभी स्पेसिफिकली ना, जिसमें वो बताएंगे कि कौन कौन सी एंटीबायोटिक आपको ऐड करनी चाहिए। अच्छा, 16 MCQ हमारे पास है। A patient after a trip to Turkey presented with complaints of fever with cough and diarrhea presented by headache and myalgia for 2 days। अब देखो ट्रिप के बाद आ रहा है और लास्ट शोज हाई CRP विद लो एल्ब्यूमिन एंड लो सोडियम। जब भी आपके पास लो सोडियम आएगा, टिपिकल ना लीजनाला का फीचर होता है। लीजनाला में आपने जो है ना यूरिनरी एंटीजन कराने होते हैं।
नेक्स्ट MCQ 17 है हमारे पास, द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इन वेंटिलेटेड पेशेंट विद लेट ऑनसेट वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। अब आपको पता होना चाहिए वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया भी दो टाइप का है, अर्ली ऑनसेट जो कि 5 डेज की कम एडमिशन से कम कम पे होगा, और लेट ऑनसेट 5 डेज के एडमिशन के बाद होगा। ठीक है। जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया है उसका कितना टाइम ड्यूरेशन होता है? हाँ 48 जी, hours. 48 48 hours आवर्स। ठीक एडमिशन है, के बाद। हाँ जी 48 72 आवर्स आवर। होती है। 48 आवर्स, ठीक है। अगर 48 आवर्स से ज्यादा होगा तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड, अदरवाइज कम्युनिटी एक्वायर्ड। अब हमारे पास जो अर्ली ऑनसेट वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया है उसमें आपके पास जो है वो उसका बेटर प्रोग्नोसिस होता है, और हमारे पास जो लेट ऑनसेट है उसमें आपके पास जो है ना प्रोग्नोसिस उसका अच्छा नहीं होता। हमें कुछ इस तरह का MCQ आया था कि पेशेंट है 1 महीना एडमिट रही है, उसके बाद निमोनिया की लाइन पे एडमिट हुई थी, फिर उसके बाद दोबारा वेंट पे गई है पेशेंट, और उसके बाद डिस्चार्ज हुई है, 1 मंथ बाद दोबारा कफ और उसके साथ आई है सेचुरेशन ड्रॉप के साथ। तो ऑप्शन में दिया हुआ था कि अब उसे कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया है, वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया, इस तरह का कोई MCQ आया था हमें। अब वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया की लास्ट लिमिट देख लेना कब तक हो सकता है, 5 डेज से ऊपर तो उन्होंने लिखा हुआ है। और इसमें आपके पास ना ऑर्गेनिज्म कौन से हो सकते हैं हमारे पास जो है, इसमें एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टोमेज और एक्टिनोबैक्टर वगैरह हो सकते हैं। एसिनिटोबैक्टर का पेशेंट हमारे पास जब मैं लास्ट टाइम मुल्तान में काम कर रही थी एक पेशेंट आया था, मैं उसकी आपको भेजूंगी। इसमें क्या होता है, एसिनिटोबैक्टर भी ना आपके पास टीबी की तरह, MDR जैसे टीबी होती है, तो इसकी भी रेजिस्टेंट स्ट्रेन होती हैं। वो पेशेंट जो थी बिल्कुल यंग थी और वो किसी चीज को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, सब एंटीबायोटिक्स देके देख ली थी, जब उसका कल्चर कराया एसिनिटोबैक्टर आ गया था उसको। अगर मेरे पास कोई रिपोर्ट पड़ी हुई तो मैं आपको शेयर करूंगी। तो उसमें इसका फिर हमने अप टू डेट में आप देखोगे ना, फिर एसिनिटोबैक्टर को हमने पढ़ा था, उसमें सारा इसमें जो है ना दिया हुआ है कि इसमें MDR भी होता है, XDR भी होता है, जिस तरह टीबी होता है। तो एसिनिटोबैक्टर बहुत डेंजरस है। और इसकी ट्रीटमेंट कोलोमाइसिन तो हमने कोलेस्ट्रीन। उसको टेट्रासाइक्लिन पे डाला था, डॉक्सीसाइक्लिन एंड पे डाला था उसको, कुछ ना कुछ उसने डॉक्सीसाइक्लिन को हल्का फुल्का रिस्पॉन्ड किया था, लेकिन उसे मतलब 1 महीने से ज्यादा हो गया था हमारे पास एडमिट हुए, सेचुरेशन ही नहीं मेंटेन करी थी, यंग थी बिल्कुल बच्ची। 18 MCQ है विच में आप इसको ना अप टू डेट से देखिएगा, इसमें इसकी क्लासिफिकेशन में लिखी हुई है सेनिटोबैक्टर की। अच्छा, 18 MCQ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ टिपिकल बैक्टीरियल नमूनिया? स्टेफिलोकोकस नमूनिया ये टिपिकल की दी हुई एग्जांपल, टिपिकल, एटिपिकल, लोबार, नॉन लोबार। इसको आपको इसके ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो सकते हैं, कौन पैची करता है, कौन लोबार करता है, एक आप गूगल करोगे टेबल नेट से, उसमें आप देखोगे लोबार और नॉन लोबार, क्योंकि ये पास्ट पेपर्स में ना विजडम में MCQs आए हुए हैं इसके, लोबार और नॉन लोबार नमूनिया के, तो उसमें वो ऑर्गेनिजम्स का पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पैची कौन सा करता है, पैची वॉज एटिपिकल होता है, और मोस्टली तो वो आपने ऑर्गेनिजम्स निकाल के रट्टे लगा लेने हैं, क्योंकि ये आपके पास विजडम में आएंगे MCQ। 19 MCQ, होमलेस अल्कोहलिक पेशेंट। अल्कोहलिक पेशेंट में जब भी नमूनिया की हिस्ट्री आएगी तो आपको पता है, ये तो बहुत ज्यादा IMM के लेवल पे भी करते थे, क्लैप्सियला होता है। अच्छा, 20 MCQ हमारे पास है, 35 years old lady presented with progressive shortness of breath with dry cough fever for 1 week. Patient, she has rhinorrhea 5 days before this presentation. Examination पे distressed lady due to shortness of breath with 80% saturation on room air. X-ray पे उसके non-specific reticular nodular shedding with ground glass opacity, CBC पे high lymphocyte count. Which organisms might be the cause of this presentation? अब ये आपके पास वायरल नमूनिया के साथ जो है ना वो हमारे पास इन्फ्लुएंजा की हिस्ट्री होती है। ठीक है, और ये हमारे पास जो है ना इन्फ्लुएंजा की हिस्ट्री के साथ दिया हुआ है। इन्फ्लुएंजा की हिस्ट्री के साथ हमारे पास अंदर कौन सा ऑर्गेनिज्म ज्यादा कॉमनली आ जाता है अगर बैक्टीरियल हो तो? Staph aureus. स्टेफ ऑरियस होता है। अच्छा, नेक्स्ट MCQ हमारे पास है 21। 30 years, एक सेकेंड, a 30 years old lady who is diagnosed as having severe uncontrolled asthma by her GP, presented with sudden onset of dyspnea unresponsive to bronchodilators and steroids. She tells you that she can't take enough air inside. Flow volume loop showed inspiratory loop flattening with abrupt drop and rise in the expiratory flow. अच्छा, एक आपने ये काम करना है, मैंने पिछले वाले बैच वालों को तो शेयर करनी थी पिक्चर, संजय शर्मा का लास्ट पे जाओगे आप, जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन मैंने आपको बताई ना, कैथेटराइजेशन एक बताया था आपको टेबल, संजय शर्मा के लास्ट में इंस्पायरेटरी लूप्स बने हुए हैं, इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी फ्लो वॉल्यूम लूप्स। ये MRCP2 में तो हम करते ही करते हैं प्रिपेयर, लेकिन इसमें आप देख लोगे ना थोड़ा सा तो आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा कि इंस्पायरेटरी फ्लो वॉल्यूम लूप्स जो हमारे पास क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी पेशेंट आ रहे होते हैं ना, हमें उनका देखना नहीं आ रही होती स्पायरोमेट्री फ्लो वॉल्यूम लूप्स,
अब यहाँ पे आप देखो, अब उसमें उन्होंने ना बताया हुआ संजय शर्मा ने कि आपके पास थोरेसिक ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है, इंट्राथोरेसिक और एक्स्ट्रा थोरेसिक भी हो सकती है। तो फ्लो वॉल्यूम लूप पे असर पड़ता है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा थोरेसिक है तो आपके पास इंस्पायरेटरी लूप फ्लैटनिंग आएगी। ठीक है, ऊपर की कर्व इंस्पायरेशन की होती है, नीचे की कर्व एक्सपायरेशन की होती है। ऊपर वाली कोव्ड होती है, नीचे वाली जो होती है ना वो सिलेंड्रिकल टाइप होती है। ये आपने जरूर संजय शर्मा से, उन्होंने पिक्चर्स के ना नंबर बताए हुए हैं कि 9 पे ये है, 10 पे ये है, लास्ट बिल्कुल एंड एंड पे पीडीएफ में या बुक में भी आप देखो तो उसमें आपको ना 9 और 10 पे और 7 8 इस तरह पिक्चर नंबर बताए हुए एक्स्ट्रा थोरेसिक ऑब्स्ट्रक्शन वाली ये होती है फ्लो वॉल्यूम लूप, उससे आपको नजर आ जाएगी। तो जो आपके पास वोकल कॉर्ड डिसफंक्शन है ना, इसका टिपिकल जो इंस्पायरेटरी एक्स्ट्रा थोरेसिक ऑब्स्ट्रक्शन होती है इसमें आपके पास क्या होता है, फ्लो जो है ना इंस्पायरेटरी लूप फ्लैटनिंग हो जाती है। ये मदिहा के लिए कोई प्लीज, संजय शर्मा सबके पास होगी, कोई ना कोई प्लीज शेयर कर दे पीडीएफ फॉर्म इसकी ना, ताकि बाकी सबको भी फायदा हो जाए। वोकल कॉर्ड पैरालिसिस का ना एक और भी एमसीक्यू आता होता है इसमें। एक तो ये पैराडॉक्सिकल वोकल कॉर्ड मोशन होता है, ठीक है, एबनॉर्मल एडक्शन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी साइकिल। और इसमें होता क्या आपके पास एक तो फ्लो वॉल्यूम लूप कैरेक्टरिस्टिक आती है, और दूसरा ये होता है कि एस्थमा की डीडी में भी आ रहा होता है कि जब आपका एस्थमा किसी चीज को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है ना, तो फिर आप ये देखते हो कि इसको वोकल कॉर्ड पैरालिसिस तो नहीं है पेशेंट को। 22nd एमसीक्यू है हमारे पास, 39 years old obese female with influenza type 1। ये हमने अभी पढ़ा है कि स्टाफ ओरियस होता है इसमें। 23 एमसीक्यू हमारे पास है, द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर सीटाकोसिस। सीटाकोसिस जो है ना ये पिजन्स वगैरह के साथ होता है, टेट्रासाइक्लिन इसमें आपने देनी होती है, इसमें टेट्रासाइक्लिन का रोल होता है। 24 एमसीक्यू, 55 years old gentleman was admitted in emergency with acute pulmonary edema with cardiogenic shock। अच्छा, वो ओवरलोड में है, कार्डियोजेनिक शॉक में है, ही वाज शिफ्टेड टू आईसीयू फॉर मैनेजमेंट आफ्टर 1 week ऑन हॉस्पिटल एडमिशन। पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर विद पुरुलेंट स्पुटम, चेस्ट एक्सरे वाज डन विद शोज worsening of pre-existing infiltrates। Patient also has history of UTIs 2 weeks before the admission, which was treated with levo or cefixime। What empirical treatment will you start? अब देखो ये जो है ना लेट ऑनसेट हेल्थ केयर एसोसिएटेड नमूनिया, ये इनके ना फेवरेट टॉपिक्स है सीपीएसपी के, आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, इसमें अब आपके पास क्या है, एम्पेरिकल ट्रीटमेंट में आपने सूडोमोनास का कवर भी देना है और मर्सा का भी देना है। ये देखो यहाँ पे इन्होंने इस एमसीक्यू में डिस्कस किया है सूडोमोनास का भी और उसका भी। तो आपने जो है ना इसमें रिसेंट एंटीबायोटिक्स इसमें 3 months इज अ स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्टर फॉर डेवलपिंग एमडीआर पैथोजेंस। तो आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन आपने 3 एंटीबायोटिक्स, 2 डायरेक्टेड अगेंस्ट सूडोमोनास एंड 1 अगेंस्ट मर्सा। तो बेस्ट थेरेपी आपके पास जो सूडोमोनास के लिए होगी वो टेंजो है। ठीक है, अभी किसी ने क्वेश्चन भी किया था तो देख लो टेंजो, या फिर आपके पास कार्बापेनम्स जो हम यहाँ पे इमीपेनम्स और मीरोपेनम्स दे रहे होते हैं, प्लस 1 फ्रॉम इमाइनोग्लाइकोसाइड और फ्लोरोकिनोलोन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे ऑगमेंटन प्लस फ्लोरोकिनोलोन या फिर हम ऐड करके दे देते हैं उसको मैक्रोलाइट। ठीक है, ये कहते हैं मीरोनम या टेंजो के साथ आप इनका कॉम्बिनेशन कर दो। अब मर्सा का कवर वो कहते हैं वेंकोमाइसिन या लिंजोलिट के साथ कवर होगा। अच्छा, सीटाकोसिस आपके साथ जो है ना आईएलडी जो आपके पास है ना वो वाला होता है एक्सट्रिंसिक एलर्जिक एल्वियोलाइटिस, इसके साथ हो सकता है जो कि बर्ड्स के साथ होता है। 25th एमसीक्यू है हमारे पास, 32 years old man was intubated for GBS, is now extubated 2 days back। He developed stridor and shortness of breath, voice is normal but no with no hoarseness, but will be your next management। अच्छा, इसमें आपके पास क्या है, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी दिखाओगे करोगे आप ट्रेकियल स्टेनोसिस देखने के लिए। हम आईसीयू में थे तो पेशेंट को बहुत सारे वहां पे जो है ना, अगर वो फौरी फौरी जो है ना उसकी वो करा रहे होते थे ट्रैकियोस्टोमी 7 days से पहले पहले, ताकि जो है ना पेशेंट को ट्रेकियल स्टेनोसिस ना हो जाए। जब हम आईसीयू की रोटेशन कर रहे थे तो वहां पे ट्रेकियल स्टेनोसिस के केसेस भी बहुत सारे हो जाते थे, देखते थे। तो इसमें फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी का रोल होता है। अच्छा, 26 एमसीक्यू हमारे पास है, 16 years old boy presented with 30 hours history of pyrexia myalgia coryza in the month of September। His relatives informed you that other members of the family have similar problems। You suspect influenza infection। अब आपने क्या ट्रीटमेंट देना होगा, अब देखो ये विद इन 48 आवर्स प्रेजेंट किया है। कहते हैं अगर विद इन 48 आवर्स पेशेंट प्रेजेंट करेगा तो फिर आपके पास जो है ना एंटीवायरल यही वाली आपके पास सेल्टामेविर का रोल होगा और जिनेमिविर। अदरवाइज आपके पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई आपने वो नहीं करना होगा। अच्छा, इसकी लास्ट लाइन लिखी हुई है, देयर इज नो रोल ऑफ प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स। क्यों नहीं है कोई प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स का रोल इसमें? एक तो वैसे ही वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है, और दूसरी ये कि वैक्सीनेशन है इन्फ्लुएंजा इसमें। की अब वैक्सीन आ चुकी है ना।
ठीक है, इसीलिए 27 MCQ है. 45 years old male on a chemotherapy for non-Hodgkin's lymphoma presented with progressive curve with fever not responding to broad spectrum antibiotics. Chest X-ray was done which shows cavitary lesions in the right upper lobe. ठीक है, cavitary lesion की आपको कॉजेज जहन में आ जाएंगी और यहाँ पे एस्परजिलोमा हॉजकिंस लिम्फोमा के बाद है. तो टिपिकली इन्वेसिव एस्परजिलोसिस की हिस्ट्री होती है. वॉरिकोनाजोल आपने ट्रीटमेंट में लेनी होती है इसमें. 28 MCQ है. 47 years old patient admitted with hemoptysis for the last 1 week. Patient had history of pulmonary TB for which patient took 6 months course of ATT with cure. Chest X-ray was done which showed a thick walled cavity in the left zone with a solid mass in cavity with a halo of air around the mass. इस साइन को बोलते हैं मनोट साइन. जैसे क्रीसेंट एयर क्रीसेंट साइन या मनोट साइन बोलते हैं. जैसे एक बॉल है और उसकी साइड पे चांद बना. ठीक है, तो वो एयर एक तरफ एयर पुश हो जाती है और एक तरफ पूरा पूरा उसकी बॉल पड़ी हुई होती है. तो एस्परजिलोमा का फीचर होता है. मोनोड साइन इसको बोलते हैं या फिर एयर क्रिसेंट साइन. क्या आपने बताया? मनोर साइन. मोनोड मोनोड MONOD. ओके. ठीक है, मोनोड साइन या फिर एयर क्रिसेंट साइन. नेक्स्ट MCQ हमारे पास है 29. 35 years old patient present with shortness of breath. Examination of the chest shows decreased right-sided movement with dull percussion note and decreased breath sounds with bronchial breath on the right, with bronchial breath sounds on the right side. Vocal resonance is decreased and apex beat is shifted towards आपके पास left. अब देखो अगर आपके पास वहां पे कोलैप्स होता तो उसी की तरफ डेविएटेड होता, राइट साइड की तरफ ना. ऑपोजिट साइड पे तो इसका मतलब है वहां पे प्लूरल एफियन पड़ी हुई है. 30 आज का लास्ट MCQ. पेशेंट इज डायग्नोज्ड विद प्लूरल एफियन. अब आपने बताना है एक्सुडेटिव एफियन किसको शो करेगी. अब आपके पास जो बायलैटरल एफियन है वो ट्रांसुडेटिव की पिक्चर हो सकती है आपके पास. नॉन लोक्यूलेटेड आपके पास ट्रांसुडेटिव का फीचर हो सकती है. हाई प्लूरल कोलेस्ट्रॉल लेवल का हो जाना ये एक्सुडेटिव को शो करता है. कंजेस्टिव लीवर आपको पता है कि जब हार्ट फेलियर के साथ ट्रांसुडेटिव होती है तो लीवर कंजेशन हो सकती है. नॉन कोलैप्सिंग इन इंफीरियर वेना कावा जब आपके पास पेशेंट ओवरलोड में होगा, ट्रांसुडेटिव एसाइटिस होगी उसी की वजह से, सॉरी ट्रांसुडेटिव पेन उसी की वजह से आएगी. तो बैक प्रेशर की वजह से इंफीरियर वेना कावा कोलैप्सिंग नॉन कोलैप्सिंग होता है. ठीक है, तो ये नॉन कोलैप्सिंग इंफीरियर वेना कावा ट्रांसुडेटिव का फीचर होता है, नॉट द फीचर ऑफ एक्सुडेटिव. तो टिपिकल हमारे पास हाई प्लूरल कोलेस्ट्रॉल लेवल का हो जाना. ठीक है, क्लियर हो गया ये सबको यहाँ तक? कोई क्वेश्चन हो किसी का? हमारे पास इसकी Excuse me, तकरीबन 140. हाँ जी. मैम जो आपने बताया है कि क्रेपिटेशन साइन होता है रिजॉल्विंग निमोनिया का, तो अगर हमारे पास आता है पेशेंट जैसे इसके क्रेप्ट्स आ रही हैं तो इसका मतलब उसको एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती तब? नहीं नहीं, बिल्कुल होती है जरूरत, लेकिन उसका निमोनिया अब रिजॉल्विंग फेज में आ गया है. कभी भी आपके पास जब निमोनिया वाला पेशेंट आएगा ना, वो सिर्फ ब्रोंकियल पैच मिलेगा आपको, उसमें क्रैपिटेशंस नहीं मिलेंगे. अगर निमोनिया में क्रैपिटेशंस आना शुरू हो गए हैं तो इसका मतलब है निमोनिया रिजॉल्विंग फेज में जा रहा है. तो ठीक है, फिर उसको अदरवाइज एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती? एंटीबायोटिक तो देनी 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 है. एंटीबायोटिक तो निमोनिया में कर्व स्कोर के अकॉर्डिंग देनी देनी है. चल ठीक लेकिन है. मतलब नमोनिया अब बेहतरी की तरफ जा रहा है, रिजॉल्व होना शुरू हो रहा है. अदरवाइज आपके पास सिर्फ ब्रोंकियल पैच मिलता है, रिजॉल्विंग नमोनिया में ही क्रैपिटेशंस मिलते हैं. ओके मैम, थैंक यू. ठीक है, कोई और क्वेश्चन हो किसी का? चलो ठीक है, फिर कल हम इंशाल्लाह इसी टाइम पे रखेंगे. और ये हमारा फिर ये आज इस बार रेस्पो खत्म करके वीकेंड पे क्लास रखेंगे इस बार, ताकि हम जो है ना नेक्स्ट इंशाल्लाह एक मत क्लास जल्दी जल्दी फिर खत्म करें, वाइंड अप करेंगे. ठीक है, हीमाटोलॉजी रह जाएगी, रीमाटोलॉजी रह जाएगी. चलें फिर क्लास एंड करते हैं. ओके, अल्लाह हाफिज.